हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम सीटेट की आपको तैयारी करवाते हैं। स्पेशली हमारा जो फोकस होता है इंग्लिश पेडागोजी, और हर सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं। तो फिलहाल इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज चल रही है उस पर हम आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, मतलब जो अभी आपका जनवरी 21 2024 में हुआ है, उसका मैं पेपर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 का लैंग्वेज 1 है ये, ठीक है। लैंग्वेज 1 इंग्लिश का है। तो पैसेज इसका अभी हमने नहीं किया है। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था पेडागोजी का, ठीक है। पेडागोजिकल जो पार्ट है, सेक्शन है, वहाँ से हमने शुरू किया था। और ये 106 से जो पेडागोजिकल क्वेश्चन है वो हमने स्टार्ट किया था, और 113 तक हमने इसको पिछली क्लास में देखा था। आज हम इसी श्रृंखला, इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम 114 से क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और एग्जाम को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सही आंसर कैसे टिक लगाना है, इसकी अप्रोच है आपको सही से आ सके, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाइड हूँ, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। और हम ये जो आज कर रहे हैं, जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर, आप सभी को पता है अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र यानी कि इंग्लिश पेडागोजी का लैंग्वेज 1 पेपर 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके आगे जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे हम 114 से। तो देखते हैं बिना समय गंवाए कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ टीचर आस्क्ड the learner to exchange workbook and check their partner work. The object of this task is to। एक शिक्षिका या शिक्षक है अपने लर्नर को कहती हैं, स्टूडेंट्स को कहती हैं कि अपने जो पार्टनर है यानी क्लासमेट है, उनकी जो वर्क बुक है उसको एक्सचेंज कीजिए, आपस में एक्सचेंज कीजिए और चेक कीजिए, है ना, करेक्शन कीजिए कि उन लोगों ने, मतलब आपके जो पार्टनर हैं या आपके क्लासमेट हैं, वो उन्होंने जो टास्क किया है वो कैसा किया है, सही है कितना गलत है, ये सब आपको ये चेक करना है। इसलिए उनको उनकी वर्क बुक को एक्सचेंज कराए हैं। जैसे कि अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे की दूसरे बच्चे की नोटबुक दे दी और दूसरे बच्चे को दूसरे बच्चे की नोटबुक दे दी और कहा कि इसको चेक करो। तो ये कार्य करवाने के पीछे शिक्षिका का क्या मेन मकसद है या क्या पर्पस है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर बोल रहा है गिव प्रैक्टिस इन इंटेंसिव रीडिंग। तो यहाँ रीडिंग की कोई बात नहीं हो रही है, वर्क बुक है, मतलब कि रीडिंग भी करेगा, साथ में उसको करेक्शन भी करना है, तो रीडिंग वाली कोई बात नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकेंड नंबर गिव प्रैक्टिस इन यूजिंग न्यू वोकैबुलरी। शब्दकोश, यहाँ पे ऐसी सीखने की कोई बात नहीं की गई है शब्दकोश के बारे में कि वर्क बुक कॉपी जो है, नोटबुक है या वर्क बुक है, उसको वो देखेंगे, करेक्शन करेंगे। तो इसमें वोकैबुलरी या रीडिंग जैसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। रीडिंग इन द सेंस वो रीड करेंगे करेक्शन के लिए, ठीक है, वो अलग टर्म में लिया गया है। गिव कंट्रोल प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे अब लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर करेक्शन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ पेयर करेक्शन, मतलब कि जो पेयर करेक्शन कहने का मतलब सहकर्मी के जो कार्य हैं उसको करेक्शन करने का जो स्किल है उसको विकसित किया जा रहा है, उस कौशल को विकसित किया जा रहा है टीचर के द्वारा। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना इवैल्यूएशन और असेसमेंट में पेयर असेसमेंट, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, है ना, और एक होता है पेयर असेसमेंट। और एक टीचर जो असेसमेंट करता है उसे कहा जाता है ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग। तो पेयर असेसमेंट इसी के द्वारा किया जाता है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे की नोटबुक या वर्क बुक को वो देख रहा है, चेक कर रहा है क्या सही है क्या गलत है, इससे इनके पेयर करेक्शन की जो स्किल होती, कौशल होती है, वो डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिल्ड्रेन इन द फाउंडेशनल स्टेज आर मोर एंगेज्ड इन लर्निंग व्हेन। फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है, तो आप सभी को पता है 3 से जो 8 साल होता है बच्चों का, वो फाउंडेशनल स्टेज होता है, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज, संलग्न कैसे रहेंगे सीखने के दौरान, क्या ऐसा किया जाएगा कि वो उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज होंगे एक्टिवली। तो दे सिंग राइम आफ्टर द टीचर। तो सिर्फ इसमें क्या है, वो सिर्फ रिपीटेशन कर रहे हैं, सीखेंगे ज़रूर लेकिन ये मेमोराइज और रिपीटेशन वाला मेथड है,
ये इतना यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दे यूज मल्टीपल सेंसेस एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड। अब यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल सेंस मतलब कई इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, मतलब उनके बहुत सारी जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से अवेयर है, एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक है, तो ये बहुत ही सही है। स्टिल आप बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। दे ट्रेस और राइट लेटर रिपीटेडली इन देयर नोटबुक। नोटबुक में जैसे कि वो बच्चों का होता है कर्सिव राइटिंग वाला या सुलेख वाला, ट्रेस करते हैं और लिखते जाते हैं बार बार लेटर को, तो इससे वो ज़्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, इससे उनकी हैंड राइटिंग पे ही बस फोकस होगा, तो ये भी गलत होगा। दे फोकस ओनली ऑन डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल अगेन यहाँ पे क्या हो गया, लिखना, तो ये दोनों ही एक ही तरह का ऑप्शन है। यहाँ पे राइटिंग के द्वारा उनकी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब उस पर फोकस किया जा रहा है, बार बार प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो ये राइटिंग पे फोकस की बात की जा रही है। और फाइन मोटर स्किल मतलब पेंसिल कैसे पकड़ना है, कैसे लिखना है, ये भी एक राइटिंग का ही पर्पस हो गया, तो ये दोनों ही गलत है। और यहाँ पे राइम सिंग करने से सिर्फ बच्चे रिपीटेशन और मेमोराइजेशन को ही बढ़ावा, मतलब टीचर के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा, इतना ज़्यादा वो नहीं सीखेंगे, एक ही जगह पे उनका फोकस रहेगा बोलने पे। तो यहाँ पर मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो वो ज़्यादा ही एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अब जब मल्टीपल सेंसेस की बात की जा रही तो ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, जैसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में होता है, मल्टीपल सेंसेस उनके एक्टिव रहते हैं, ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें यही तो बात कही जाती है ना, उनके जो मल्टीपल सेंस है यूजिंग हैंड, वो क्या है, मूवमेंट, हैंड मूवमेंट करते हैं, फिजिकल मूवमेंट करते हैं, हैंड मूवमेंट करते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। और उनके जो मल्टीपल जो सेंसेस हैं, मतलब कि कई इंद्रियां हैं, अनेक इंद्रियां हैं, वो क्या होती है, बिल्कुल सक्रिय होती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज में मल्टीपल सेंसेस को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 से I give my work a final check for accuracy before submitting it to the teacher. कक्षा 5वीं का बच्चा है या बच्ची है, वो क्या कह रही है या क्या कह रहा है कि मैं अपने कोई भी कार्य को जो टीचर के द्वारा दिया गया होता है, उस कार्य को जब मैं टीचर को सबमिट करता हूँ या करती हूँ तो एक फाइनल चेक देती हूँ, ताकि उसमें पूरी एक्यूरेसी रहे, कोई त्रुटि ना हो। किसी तरह की कोई त्रुटि होने से फाइनल चेक में वो क्या हो जाएगा, उसको वो मिस्टेक को करेक्शन कर लेता है या कर लेती है अपने टीचर को सबमिट करने से पहले। तो ये बात जो कह रही है, द स्टूडेंट इज वर्किंग एट द राइटिंग स्टेज ऑफ, तो ये राइटिंग स्टेज की बात की गई है। तो राइटिंग स्टेज का ये कौन सा स्टेज है, तो फाइनल चेक बोल रहा है त्रुटियों को पहचानने के लिए, ताकि एक्यूरेसी आए, है ना, बिल्कुल करेक्टनेस आए। तो ये आपको पता है कि ये लास्ट स्टेज होती है, जो कि होती है प्रूफ रीडिंग, है ना। प्रूफ रीडिंग जो होती है उसमें आप किसी तरह का कोई टाइपोज मिस्टेक है, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक है, या कोई कहीं पे कुछ छूट रहा है, ये सबको आप चेक करते हैं, किसी तरह का ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इस तरह का जो आप फाइनल चेक देते हैं एक्यूरेसी को नापने के लिए, उसे हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ये जो स्टूडेंट वर्क कर रही है, राइटिंग की जो स्टेज है वो प्रूफ रीडिंग स्टेज है, और ये राइटिंग की लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ राइटिंग भी हम करवाएंगे आपको बहुत डिटेल में अच्छे से, ठीक है। लास्ट एग्जाम में इससे पहले हमने आपको करवाया था, अभी फिर से एक बार करवाएंगे कि राइटिंग की कितनी स्टेज होती है और कैसे आप उससे समझेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। Which approach or method doesn't encourage learner to use native language in language class? Doesn't बोल रहा है, ठीक है, doesn't को ध्यान रखेंगे। इनमें से ये जो मेथड दिए हैं, इनमें से कौन सा अप्रोच या मेथड कह लीजिए, ये एनकरेज नहीं करता है अपनी मातृभाषा नेटिव यानी जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करने में, ठीक है। जब जनरली आप आजकल कहा जाता है ना, प्रेफर किया जाता है कि जब बच्चे को सिखाया जाता है तो अगर उनकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज है, उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें सिखाया जाए तो वो बहुत जल्दी से सीखते हैं, उन्हें सीखने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, हमें पता है कई मेथड और अप्रोचेस हैं जिसमें हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं।
तो अब इनमें से ये कौन सा है जो डज नॉट एनकरेज बोल रहा है, जो एनकरेज नहीं करता है लर्नर को उसके नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सीखना? तो सीधी सी बात है, वो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज होता है सिर्फ उसी को ही कराया जाता है। नेटिव या वर्नैक्युलर लैंग्वेज या मदर टंग होती है ना, उसको बिल्कुल ही यूज नहीं किया जाता है। तो ये आपकी डायरेक्ट मेथड हो जाएगी, ठीक है आंसर। बाकी मेथड आप जानते हैं, हमने पढ़ा था नेचुरल मेथड अप्रोच जो होता है वो नेचुरली जब बच्चा सीखता है हर तरह से। कम्युनिकेटिव जो होता है संप्रेषित करते हुए, मतलब रियल सिचुएशन दे दिया जाता है और उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से क्लास में उसको सिखाया जाता है। मतलब बोलचाल जो भाषा कहते हैं ना कि बच्चों को बोलते हुए सिखाना, उसे कहते हैं। ऑडियो लिंगुअल जो होती है वो ड्रिल, ओरल ड्रिल पे मतलब प्रैक्टिस किया जाता है। तो डायरेक्ट एक ऐसा मेथड है जिसमें, जैसे कि अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन की बात कर लें तो वही है ये आपका डायरेक्ट मेथड की उसमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाता है, उसमें नेटिव लैंग्वेज का कोई इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं होती है। और यहाँ पे बोल रहे डज नॉट एनकरेज, तो डायरेक्ट मेथड ही ऐसा मेथड है जिसमें जो लर्नर है ना उनको नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से रोका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अ टीचर इज प्लानिंग टू कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि TLM। एक टीचर जो है क्या प्लान कर रही है, बहुत सारी वैरायटी, मतलब कि बहुत विविध जो वैरायटी होती है TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वो कलेक्ट करने की सोच रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग। अब ये TLM जब चूज कर रही है तो उसमें से जो मापदंड है उनका जो क्या है, क्या सही नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको ऑप्शन लगाना है। नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब 3 तो ऐसा ऑप्शन दिया है जो कि करेक्ट है जब वो TLM का को चूज करती है ना पढ़ाने के लिए। तो 3 तो सही है, लेकिन एक जो सही नहीं है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि द मटीरियल चोजन शुड बी अट्रैक्टिव एंड सेफ फॉर चिल्ड्रन एट दिस एज ग्रुप। तो देखिए, जो TLM होता है वो दिखने में आकर्षित होगा, बच्चे उसे देखेंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी और वो सुनेंगे, सीखेंगे। सेफ भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, है ना। तो सेफ और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये बात सही है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। द मटीरियल चूजन शुड प्रोवाइड एडिकेट अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर अ एक्सपेरिमेंट विद क्यूरोसिटी। अब यहाँ पे वही बात कही गई है, अट्रैक्टिव होगा तो उनको बहुत ही आकर्षित लगेगा, उनके अंदर जिज्ञासा होगी, क्यूरोसिटी होगी, उसको वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो वही बात कही गई है कि जो मटेरियल जो चूज किया गया है TLM का, वो अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करना चाहिए, अतिरिक्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए, एडिकेट यानी कि उन सफिशिएंट होना चाहिए, उनको अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो उनकी जिज्ञासा बढ़े, एक्सपेरिमेंट करते समय उसको एक्सप्लोर करने की, उसको जानने की कोशिश करे। तो ये बात भी सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है कि सही क्राइटेरिया क्या नहीं है। तो ये दोनों क्राइटेरिया में तो आते हैं कि एडिकेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उनको एक्सप्लोर करने की, अट्रैक्टिव और सेफ होना चाहिए, सेफ्टी को भी हमें देखना है, तो ये दोनों क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। द मटीरियल चूजन शुड बी प्रिफरेबली लोकली मेड और लोकली अवेलेबल एज दिस विल अलाउ फॉर इजी रिप्लेसमेंट। हाँ, ये भी बात एकदम सही है। अगर लोकल मार्केट से लिया जाएगा या लोकली अवेलेबल होगा तो वो चीज़ अगर नहीं है तो उसके इंस्टेड में कोई और चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लोकली है तो। और अगर कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है या उसके इंस्टेड में और कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक बना देता है, टीचिंग लर्निंग को डिफ़िकल्ट बना देता है। हम जो TLM का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसेसिबल होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो लोकली मार्केट या लोकल जो अवेलेबल हो मार्केट में उसको हम प्रिफर करेंगे, ये भी बात एकदम सही है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो जो क्राइटेरिया में करेक्ट नहीं बैठता उसकी बात की गई है ना। और ये तीनों ही क्राइटेरिया में लिया जाएगा अगर एक टीचर क्लास 2 की जो टीचर है वो TLM को चूज करती है, ठीक है। 4th नंबर बोल रहा है द मटेरियल चूजन शुड बी मेड बाय चिल्ड्रन ओनली।
मतलब सिर्फ बच्चों के द्वारा ही बनाए। अब क्लास 2 के बच्चे क्या ही इतना ज़्यादा कुछ बना पाएंगे। यहाँ पर हमें भी अगर स्कूल में बोल दिया जाता है ना बच्चों को ये बनाना है वो बनाना है, तो हम बैठ के बनाते हैं। क्लास 2 और 3 के बच्चे खुद से नहीं बना सकते। यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो मटेरियल TLM का चूज किया गया वो चिल्ड्रन के द्वारा ही बनना चाहिए एंड हैव सम रफनेस टू अवॉइड स्लीपरीनेस। और रफ होना चाहिए, स्लीपरीनेस ना नहीं होना चाहिए। तो रफ नहीं, अब देखिए रफनेस होना चाहिए, स्लिपरीनेस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो सेफ नहीं है बच्चे के लिए, रफ है अगर तो ठीक है। बच्चों के द्वारा ही सिर्फ बनाया जाना चाहिए, तो बच्चे तो बना ही नहीं सकते हैं क्लास 2 के, क्या बना पाएंगे वो, कितना कुछ बना पाएंगे, हल्की फुल्की ड्राइंग ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है टीचर के द्वारा बनाया जाना चाहिए कि बच्चों के द्वारा जाना चाहिए। यहाँ पे टीचर को बनाना चाहिए, टीचर पढ़ा रही हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, और यहाँ पे चिल्ड्रन के द्वारा ही बनाना जाना चाहिए बोल रहे हैं, जो कि रफ होना चाहिए ताकि स्लिपरीनेस को अवॉइड किया जा सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये इसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। यहाँ पे नॉट की बात की गई थी, तो 4th नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू क्रिएट एन इंक्लूसिव यानी समावेशी है ना, वेलकमिंग एंड जॉयफुल एनवायरनमेंट, जो कि मतलब वेलकमिंग होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए है ना, आनंदपूर्ण होना चाहिए एनवायरनमेंट that support every child's participation in achieving the competency outlined in the National Curriculum Framework NCF के द्वारा जो करिकुलम आउटलाइन किया गया है, बताया गया है, उसके हिसाब से बच्चों का, सभी बच्चों का जो पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पूरे जॉयफुल के साथ और अच्छे से समावेश होना चाहिए। इसके लिए क्या बोला है, क्या चीज बेस्ट है, कैन बी बेस्ट डन बाय, किस तरह से किया जा सकता है, सबसे अच्छे से कैसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन बोला गया है कंडक्टिंग इंडोर एक्टिविटी एंड अवॉइडिंग देम फ्रॉम आउटडोर एक्टिविटी इन स्कॉचिंग हीट। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। आप आउटडोर एक्सकर्शन, फील्ड ट्रिप ये सब के लिए बच्चों को लेके जाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे, है ना। सिर्फ इंडोर एक्टिविटी के द्वारा आप बच्चों को नहीं सिखा सकते, ये गलत है। मेजरली फोकसिंग ऑन द लर्नर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो सिर्फ लर्नर का गुड हेल्थ और वेल बींग यानी कि अच्छे से हो, ओरल हाइजीन और हर तरह से हाइजीन हो और गुड हेल्थ हो, सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना है ना। उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञान का विकास कैसा हो रहा है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोकसिंग मेजरली बोल रहा है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यस, डोमेन का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो एरिया है, जैसे कि उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, अलग अलग जगह में कहाँ से वो लर्न कर रहे हैं, उनका जो मतलब जो मेंटली अलग जो संज्ञान का जो अलग अलग जो एरिया है, उस एरिया से किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है और कैसे होता है, उसको डिस्प्ले करना चिल्ड्रन के जो वर्क को। मतलब कि कोई बच्चे की किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को किसी और चीज़ में, स्पोर्ट्स में है, किसी बच्चे को कोई और चीज़ में है ना। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा क्रिएटिव है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में। तो ये अलग अलग डोमेन हो जाता है, उस डोमेन पे डिस्प्ले करना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए कि बच्चे अलग अलग जगह अलग अलग डोमेन से कैसे विकास कर सकते हैं, इस बात पे फोकस करना चाहिए। ये एकदम करेक्ट आंसर है आपका 3rd नंबर। एनसीएफ के हिसाब से जो आप अगर बच्चों को इंक्लूजन करते हैं तो अलग अलग, देखिए, डाइवर्स लर्नर आते हैं, सबकी अलग अलग अपनी विशेषता होती है। कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा, कोई राइटिंग में अच्छा, कोई पेंटिंग में, कोई ड्राइंग में, कोई स्पीकिंग में, कोई स्पीच में, कोई रेसिटेशन में, कोई स्पोर्ट्स वगैरह में। तो ये अलग अलग डोमेन जो है ना, उनके कॉग्निटिव डोमेन, उसको दर्शाते हैं। उस वर्क को आपको बच्चों को डिस्प्ले करना है और दिखाना है, डेवलपमेंट करना है, विकसित करना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये एनसीएफ के द्वारा कहा गया है, तो बेस्ट ये आप कर सकते हैं। ये आपका 3rd नंबर आंसर सही है। डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ पे बोल रहे डेकोरेटिंग द क्लासरूम फॉर कलरफुल एनवायरनमेंट। कलरफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए डेकोरेटिंग करना बच्चों के लिए क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बट ये मतलब बेस्ट नहीं है इंक्लूजन के लिए, है ना। बेस्ट इंक्लूजन तब होगा जब आप डिफरेंट फील्ड के, डोमेन के, है ना, उनके जो संज्ञान का जो इंटरेस्ट वगैरह जो है, जहाँ पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस चीज़ को आप डिस्प्ले करेंगे, ये उनके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो 3rd नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो कि आई थिंक लास्ट है आज क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
द प्रिंसिपल फॉर टेक्स्ट बुक डिजाइन एट द फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज मैंने बताया 3 से 8 साल का जो होता है वो बच्चों का फाउंडेशनल स्टेज होता है। इस स्टेज में टेक्स्ट बुक को डिजाइन किया जाता है, तो उसका जो प्रिंसिपल है इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट बोला है, नॉट। तो देखिए करिकुलम का प्रिंसिपल तो होता है, करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या है ना, पाठ्यक्रम का सिद्धांत होता है, ठीक है। करिकुलम के अंतर्गत आता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो करिकुलम तो आप सेट करेंगे ही बच्चों की अगर आप बुक टेक्स्ट बुक डिजाइन करते हैं। कॉन्क्रीट होना चाहिए, हाँ, बच्चे उसको मूर्त रूप से देख सके, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप से नहीं सीख सकते, उनको कॉन्क्रीट फॉर्म में ही सिखाना है। तो कॉन्क्रीट प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी कि मूर्त सिद्धांत भी होना है, जरूरी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल मतलब टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल होगा तभी तो बच्चों को आप अलग अलग TLM के माध्यम से बहुत अच्छे से आप उनको क्लास में पढ़ा पाएंगे और वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी सही है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो देखिए प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल, प्रेजेंटेशन यानी कि जो प्रेजेंटेशन होता है दिखाना, प्रस्तुतिकरण, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है टेक्स्ट बुक में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है बच्चों के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, करिकुलम का इस्तेमाल है ना, के का जो सिद्धांत है, करिकुलम का सिद्धांत है, कॉन्क्रीट प्रिंसिपल का जो है और टेक्नोलॉजी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल यहाँ पर किसी काम का नहीं है इस एज में, फाउंडेशनल स्टेज में, ठीक है। तो आपका सेकंड नंबर जो है वो आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे नॉट पूछा था। तो इस तरह से हमने 120 तक देख लिया, यहाँ से ये हिंदी शुरू हो गया। अब इसकी जो पैसेज और पोएट्री है उसकी हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। जो पैसेज और पोएट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।